वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 जुलाई 2023 को यूकेपीएससी के द्वारा ही जारी किए गए आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार पेपर होना था यूकेपीएससी अपर पीसीएस का प्रीलिम्स 2 जुलाई 2023 को, लेकिन फाइनली 2 जुलाई बीत चुकी है। अभी तक ऑफिशियल नोटिस भी कोई नहीं आया, ना ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया एग्जाम का। तो अभी मान के चल सकते हैं कि भर्ती थोड़ा सा लेट हो गई है यूकेपीएससी अपर पीसीएस, और वहाँ पर यूकेपीएससी आरओ में कुछ अधियाचन मंगवाए जा रहे हैं, तो इस वजह से ये प्रक्रिया जो है थोड़ा सा लेट की गई है। तो अभी आपके पास काफ़ी समय अभी मिल जाएगा। जिनकी तैयारी नहीं पूरी हो पाई थी उनके पास भी अब थोड़ा पर्याप्त समय मिल जाएगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा कम से कम 50-55 दिवस 60 दिवस आपको जरूर मिलेंगे, तो वो दिवस और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक का टाइम आप पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। 7 जुलाई 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक के लिए हमारा नया पेड बैच शुरू हो रहा है। यूकेपीएससी अपर पीसीएस की आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। प्रीलिम्स की सारा मटेरियल आपको पॉइंट वाइज जैसा यूनिट वाइज दिया हुआ है, जैसा ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से मिल जाएगा। पूरी क्विज प्रैक्टिस यहाँ पर जो पॉइंट वाइज सिलेबस है उसके हिसाब से फैक्ट्स की करा दी जाएगी, और इस तरीके से आप पूरी तैयारी अपनी यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स की कर सकते हैं हमारे साथ। इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यूकेपीएससी के हमारे पेड ग्रुप के बारे में। इसमें लिखा जरूर है कि सपोर्ट 31 दिसंबर 2023 तक देंगे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कभी भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस अपने सब्सक्राइब्ड पेड मेंबर्स को मझदार नहीं छोड़ता है। एग्जाम अगर इससे भी आगे बढ़ा, अगर मार्च तक भी गया 2024 तक, तब भी हमारा कमिटमेंट रहेगा और आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पर दिया जाता रहेगा। देखिए वर्तमान स्थितियाँ क्या कहती हैं, उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को क्या यहाँ पर अपने अच्छे के लिए निर्णय लेना चाहिए। परीक्षा तिथि को लेकर संशय मौजूद है। निश्चित तौर पर कोई भी आधिकारिक सूचना कमीशन ने दी नहीं कि कब कराएंगे और कितना समय मिलेगा, कोई टेंटेटिव डेट भी नहीं बताई। ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं। निश्चित तौर पर और भी वैकेंसीज़ हैं, सब लाइंड अप हैं। आरओ की है वहाँ पर, और भी कुछ वैकेंसीज़ हैं जिनका सिलेबस कॉमन होता है काफ़ी हद तक, तो उसके लिए तो आपकी तैयारी जारी रहनी चाहिए। बाकी अदर स्टेट पीसीएस, मतलब अदर स्टेट के लोग जो यूकेपीएससी में खाली अपर पीसीएस के लिए जा रहे हैं, वो अपना बाकी जीएस वगैरह जारी रख सकते हैं। उत्तराखंड का जब डेट आए तब पढ़ लीजिएगा। कुल मिलाकर ध्यान केंद्रित रखिए। अगर अनाउंस किया गया है कैलेंडर तो एग्जाम तो होके रहेगा। ऐसा तो नहीं कि कैलेंडर छाप दिए और एग्जाम लेंगे नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, वरना काफ़ी दिक्कतें वहाँ पर सरकार के लिए हो जाती हैं। तो सब कुछ यहाँ पर एक तरीके से जो कह सकते हैं सिस्टम चलता है उसके हिसाब से कुछ अधियाचन वो लोग रिसीव करना चाहते हैं, वैकेंसी बढ़ाना चाहते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ा के निकाली जाएगी। और जब भी निकाली जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50-60 दिवस ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि इससे भी कम मिलेगा, लेकिन इतना ही मिलेगा। जब भी ऑफिशियल नोटिस आएगा उसके 50-60 दिवस बाद एग्जाम रख दिया जाएगा, फिर नहीं पोस्टपोन होगा। तो अभी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, आप अपने एडवांटेज पर रहिए, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और एक तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करने पर फोकस करते रहिए। ठीक है, नोटिफिकेशन जब भी आएगा 50-60 दिवस आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे। ठीक है, इसी के अराउंड कुछ दिवस आपको मिलेंगे, लेकिन फिर उससे एक्सटेंड नहीं होगा। एक बार नोटिस छप गया तो एग्जाम आयोग ले लेगा 50-60 दिवस में, तो 50-60 दिवस ये, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक के डेज आप उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं उनके लिए तो स्ट्रिक्टली मैं कहूँगा कि आप कुछ भी मत ध्यान दीजिए। जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा, जो जरूरी न्यूज़ आएगी, वो हम आपको बताएंगे। आप फोकस करिए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट आप कैसे तैयार कर सकते हैं। 70-80 दिवस हमारे कंटेंट को पूरा पढ़ने के लिए, समझने के लिए काफ़ी होंगे। यहाँ पर इस तरीके से आप अप्रोच रख सकते हैं। बाकी क्विज वगैरह भी सब एक एक करके बताया जा रहा है। आप हमारे पूरे कंटेंट को यूकेपीएससी का जो पूरा सिलेबस है उसका एक बेसिक समझ बना सकते हैं 70-80 दिवस में, फिर लगातार रिवीजन कर सकते हैं। पेड क्विज यहाँ पे लगाते रह सकते हैं। डेली कर अपने 5 आवर भी दे दिए, 5 घंटे डेली भी दे दिए बिना ब्रेक के, तो आप 70-80 दिवस में पूरा सिलेबस हमारा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं विद क्विज प्रैक्टिस। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप मेंबर जो है, मैं आपको स्पेसिफिकली ये गाइडलाइन दे रहा हूँ, और इस पर जितना अच्छे से ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए ये साल जो है फ्रूटफुल रहने वाला है। जब डेट आएगी तब हम पढ़ेंगे वाला एटीट्यूड यहाँ पर नहीं चल पाएगा। सिलेबस आप देख लीजिए एक बार उठा करके, सिलेबस में दिखा भी दे रहा हूँ अभी, जो 29 पेज का छपा है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। उसको तैयार करने में और सिलेक्शन वाले हिसाब से तैयार करने में लगेगा उसमें समय, और समय ज़्यादा है नहीं। आपको लग रहा होगा अभी नोटिफिकेशन नहीं है, एग्जाम डेट जाने कब आएगी, जाने कब में एग्जाम डेट आ जाती है, लोग जो है एग्जाम में फिर तैयार नहीं कर पाते हैं सिलेबस।
पिछली बार भी 2022 में भी ऐसा ही हुआ था, एकदम से एग्जाम डेट आई, पेपर पोस्टपोन हुआ नहीं, अप्रैल में हुआ। कई सारे लोगों ने अपना प्री मिस कर दिया 2-4 अंकों से, क्योंकि अच्छी तैयारी वो कर नहीं पाए थे। तो सिलेबस पर ध्यान केंद्रित करिए, सिलेबस कैसे हम जल्दी से कंप्लीट करें और कैसे जो है उसकी बेहतर तैयारी करें, सिलेक्शन वाली तैयारी करें, इस पर ध्यान केंद्रित करिए। क्योंकि ये बात 100% तय है, नोटिफिकेशन जरूर आएगा, एग्जाम जरूर होगा। कैलेंडर छप गया था, अब वो बैक ऑफ नहीं हो सकता है कि कैलेंडर को कैंसिल कर दिया आयोग, ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़ी दिक्कत सरकार के लिए भी वहाँ पर हो जाएगी। वैकेंसी जरूर आएगी और जितनी वैकेंसी फंसी हुई हैं वो आएंगी। इस साल जो कैलेंडर आया था उसमें से कई सारे एग्जाम हुए भी अपने समय पर। इस वैकेंसी में कुछ अधियाचन का पेंच फंस रहा है, इस वजह से लेट हो रहा है, लेकिन एग्जाम जरूर होगा। और महत्वपूर्ण है कि जो सीरियस छात्र हैं, जो सिलेक्शन लेने वाले छात्र हैं, वो उसके लिए तैयारी कर भी रहे होंगे। आप भी सिलेक्शन लेने वाले छात्र बनिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने जो कंटेंट दिया है वो टॉप नॉच है, वो सिलेक्शन वाला कंटेंट है। लास्ट टाइम भी प्रीलिम्स में उसको पढ़ करके हमारे तमाम लोग सिलेक्ट हुए थे, आप भी हो सकते हैं। मोस्ट अपडेटेड हमने कंटेंट दे दिया है, मंथली करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा। डेली 5-6 घंटे का शेड्यूल बना करके आप तैयारी बिल्कुल करने में जुट जाइए। 5-6 घंटे का शेड्यूल कैसे बना सकते हैं वो भी हम आगे बताएंगे। नोट्स कैसे बना सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट कैसे आपको सिलेबस तैयार करने में हेल्प करेगा, सब एक एक करके यहाँ पर बात कर लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न आपको पता है, समान अध्ययन का जो प्रश्न पत्र आता है, हर प्रश्न 1 अंक का होता है, 150 यहाँ पे प्रश्न होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। कट ऑफ इसी से निकलता है, ठीक है, कट ऑफ इसी से निकलेगा। और ये सेकंड पेपर आपका होता है सामान्य बुद्धिमत्ता का, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, GAT वहाँ पे बोलते हैं इसको। ये 100 प्रश्नों का 150 अंक का पेपर होता है। इसमें आपको 33% अंक लाने होते हैं। ये आहारकारी प्रकृति का होता है। हमारे ग्रुप में हम बात करेंगे यहाँ पर समान अध्ययन की, समान अध्ययन से एसोसिएटेड पूरा कंटेंट यहाँ पे दिया गया है। बाकी मुख्य परीक्षा का लिखा हुआ है, तो अभी तो प्रारंभिक नहीं हुए, तो मुख्य परीक्षा की अभी नहीं बात करेंगे हम लोग। मुख्य परीक्षा अभी दूर है, अभी आपको प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए। हमारा प्रीलिम्स का कंटेंट आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिए काफ़ी हद तक 40% आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका मेंस का भी क्लियर हो जाएगा, अगर आप हमारे कंटेंट को रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, ऋणात्मक मूल्यांकन इसमें होता है। इसमें 1/4 ऋणात्मक मूल्यांकन है, यानी कि 4 प्रश्न आपके गलत होने पर एक सही वाले में से काट लिया जाता है। कट ऑफ की अगर हम बात कर लें तो हम 2021 का ही देखेंगे, जब से पैटर्न चेंज हुआ था। सभी मैक्सिमम जनरल पोस्ट के लिए गया था 94.01, ठीक है। 150 में से निगेटिव मार्किंग के बावजूद 94.01 ये कट ऑफ गया था। मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ये था, बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए कुछ कम भी था यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 94, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कंपटीशन रहता है और पेपर बहुत इजी भी नहीं आया था। मॉडरेट लेवल का पेपर था, लेकिन 94 यहाँ पर आपको लाना था। इवन 0.01 अंकों से बहुत सारे लोगों ने अपना कट ऑफ मिस किया था। तो इस वजह से आपको अपनी तैयारी में धार देने की ज़रूरत है, और ये वो सही समय है जिस समय आप ऐसा कर सकते हैं। ऑफिशियल सिलेबस का मैं थोड़ा सा आपको विहंगावलोकन करा देता हूँ। वैसे जो भी हमने कंटेंट दिया है वो पूरा सफिशिएंट है उस पूरे सिलेबस को टैकल करने के लिए। उससे जो भी पूछा जाएगा वो हमने दे दिया है आपको ग्रुप में। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो में देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी एक बार सिलेबस का विहंगावलोकन कर लेते हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस होता है आपका प्रीलिम्स एग्जाम का। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ये छप करके आता है। इसको हिंदी माध्यम में हम लोग देख लेते हैं। यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 तक में ये डिवाइडेड है। 6 यूनिट का ये पूरा सिलेबस होता है, और इसमें हर चीज़ को बारीकी से लिखा है कि क्या क्या यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला यूनिट यहाँ पर भारत का इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन का है। इसमें प्रागैतिहासिक काल भी आता है, इसमें मौर्य साम्राज्य भी आता है, गुप्त साम्राज्य भी, उसी में वाकाटक वगैरह भी आ जाएंगे। बाकायदा जिन गुप्त शासकों के बारे में पढ़ना है उनके नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं। स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। उत्तर गुप्त काल के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। वर्धन वंश के बारे में, पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, चंदेल, परमार, चौहान। 650 ईसा मतलब AD से लेकर 1200 AD तक के यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास संबंधित अन्य पहलू, इस्लाम का उदय, ये सब शासक आपको पढ़ने हैं। आक्रांता से लेकर बाकी जो डायनेस्टीज़ बनी थी भारत में, इल्तुतमिश यानी गुलाम वंश, बलबन, खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण समाज और अर्थव्यवस्था, इंडो इस्लामिक वास्तुकला, विजयनगर साम्राज्य, सूफी मत, भक्ति और अन्य संबंधित पहलू। मुगल साम्राज्य के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। यूरोपियों के आगमन में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी कब कब कहाँ कहाँ आए, कहाँ कहाँ फैक्ट्री डाली। ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव, अन्य संबंधित पहलू। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, वही जो नॉर्मल होता है, भारत के वाइसराय, गवर्नर जनरल, ये सब इसमें दिया हुआ है। कई सारे एक्ट के नाम लिखे हुए, जैसे भारत शासन अधिनियम 1858, फिर
1857 के बाद से ब्रिटिश साम्राज्य में क्या क्या बदलाव हुए, गैर आदिवासी, आदिवासी जाति, किसान, ये सभी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मॉर्टले मिंटो सुधार, मेजर जो इवेंट्स हुए थे, जो जो इम्पोर्टेंट हम लोग कह सकते हैं रिवॉल्ट हुआ था या फिर आंदोलन हुए थे, सभी आंदोलन यहाँ पे लिखा हुआ है। चाहे भारत छोड़ो हो, चाहे फिर असहयोग हो, सबके बारे में यहाँ पे देखना है। उत्तराखंड का इतिहास, संस्कृति में प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्राचीन जनजातियाँ, कुड़िंद वंश, यौधेय वंश, कार्तिकेय पूर्व वंश, कर्तुरी, गढ़वाल, परमार, कुमाऊं, चंद, ये सारे राजवंश, इनसे महत्वपूर्ण शासक और उनके कार्य, प्रशासन, गोरखा आक्रमण, ब्रिटिश साम्राज्य, टिहरी रियासत और स्वतंत्रता के संघर्ष में उत्तराखंड का योगदान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान और उनसे संबंधित जन आंदोलन, उनके संबंधित जन आंदोलनों के प्रणेता कौन कौन थे, उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, अन्य संबंधित पहलू। यूनिट 2 यहाँ पर भारत और वैश्विक भूगोल के बारे में है। भारत के भूगोल में क्या पढ़ना है वहाँ पे लिखा हुआ है। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, उत्तराखंड का भी भूगोल इसमें शामिल है। ठीक है, भारत, विश्व, उत्तराखंड, आप देख रहे हैं कि भारत का भी पढ़ना है, विश्व का भी, उत्तराखंड का भी, तो 3 तरीके के भूगोल आपको इसमें देखने पड़ेंगे। यूनिट 3 में भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रीय सबसे पहले, फिर अंतर्राष्ट्रीय भी है। अंतर्राष्ट्रीय में हालांकि स्पेसिफाई किया है कि संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, सार्क, आसियान, ये सब कैसे काम करते हैं, साफ्टा, ट्रेड ब्लॉक से कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसमें कंट्रीज़ हैं, ये सब। भारत का संविधान, इस भारत का संविधान है। भारतीय राजनीति भी है, कुछ अलग से टॉपिक भी हैं जनरली बुक्स में या फिर अन्य स्टेट पीसेस में नहीं होते हैं, जैसे कि लोक नीति वगैरह जनरली नहीं होता है, वो मेंस में होता है, लेकिन ये प्रीलिम्स में भी दे रखा है। अधिकार संबंधी मुद्दे होते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्ट भी दिए हुए हैं। ठीक है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का अध्ययन करना है। उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था में भी कुछ एक्ट हैं, यहाँ पर गवर्नेंस वगैरह भी हमको स्टडी करना है। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, सूचना का अधिकार कैसे काम करता है, उत्तराखंड में क्या व्यवस्था है इसकी, ये सब भी। यूनिट 4 में आर्थिक और सामाजिक विकास है। इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय है, फिर इसमें अंतर्राष्ट्रीय है और फिर उत्तराखंड का है। तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, उत्तराखंड सभी में इस तरीके से डिवीज़न है। उत्तराखंड में क्या अर्थव्यवस्था, बजट की विशेषताएं, तो बजट इकोनॉमिक सर्वे के पूरे नोट्स हमने दे दिए हैं, जिसमें प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन, व्यापार, वाणिज्य, योजनाओं, परियोजनाओं के बारे में ऑलरेडी दिया रहता है। आगे हम देखें सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में यूनिट 5 में भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बारे में पढ़ना है हमको, वो भी राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें भी भौतिकी में फिजिकल साइंस है, जागरूकता है, ये सब है इसमें। फिर लाइफ साइंस है, इसमें सब यहाँ पे स्पेसिफाई है। फिर पारिभाषिक शब्दावली भी है इनसे संबंधित। काफ़ी एक वास्ट सिलेबस है, कोई सिलेबस देखे तो डर भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें रिवर्स चीज़ें चलती हैं। कुछ स्टेट पीसेस जैसे हरियाणा पीसीएस है, उसमें सिलेबस लिख देते हैं एक पैराग्राफ का, लेकिन पेपर बहुत भारी आ जाता है। इसमें क्या है कि सिलेबस बहुत बड़ा वाइड लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े हल्के लेवल के आते हैं। सारे हल्के होते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल पैटर्न आपको मॉडरेट देखने को मिलता है, टफ नहीं देखने को मिलता। ठीक है, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको समझा देता हूँ। उत्तराखंड पीसीएस में कैसा पेपर आता है, इसका पैटर्न एनालिसिस कर लेते हैं। पहले अदर स्टेट पीसीएस का दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से यूकेपीएससी में आता है। जैसे 14 मई 2023 को परीक्षा हुई थी यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स की। ठीक है, यूपीपीएससी में पीसीएस पोस्ट आते हैं, उसकी प्रीलिम्स परीक्षा हुई थी। उसके ही कुछ क्वेश्चन हैं इसमें। अभिकथन और कारण के कुछ सवाल आते हैं, 4 से 5 सवाल आपको पूरे पेपर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो काफ़ी एनालिटिकल लेवल के होते हैं। ठीक है, इसमें आपको पूरा एनालिसिस लगता है, आपने कितना पढ़ा है कॉन्सेप्ट को, कितना आप समझ पाए हैं और उसका मतलब ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि नहीं। जैसे पर्यावरण, जनसंख्या में क्या यहाँ पे समन्वय बनता है, पर्यावरण जनसंख्या को कैसे प्रभावित करती है, जनसंख्या पर्यावरण संतुलन को कैसे प्रभावित करता है, ये अगर आपको पता होता तभी आप इसमें सवाल कर सकते थे। यूकेपीएससी ऐसे सवाल नहीं पूछता है। ठीक है, यूकेपीएससी में आपको अभी तक भी किसी पेपर में ये अभिकथन और कारण वाले सवाल नहीं देखने को मिले होंगे, मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है यूपीपीएससी। हर साल जो है क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं यूपीपीएससी में, 4 से 5 होते ही हैं आउट ऑफ 150। ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया, तो इसमें क्रोनोलॉजी पूछते हैं कि कौन सा यहाँ पे इवेंट पहले होगा, कौन सा बाद में, उसको यहाँ पे कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना होता है।
यूकेपीएससी क्या करता है इसमें, जैसे प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है ये कब हुई थी, तो उसमें डेट दे देगा A B C D, कौन सी डेट होगी इसमें। संविधान सभा के प्रवृत्त होने की तिथि यहाँ पे दे देगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक, मतलब जो क्वेश्चन जो है जिससे 4 फैक्ट एक साथ पूछे गए हैं, यूकेपीएससी ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चन इसमें बनाना पसंद करता है। हाँ, यूकेपीएससी में भी अब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाने लग रहे हैं। 2021 में कुछ क्वेश्चन आए थे जिसमें एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल स्टेटमेंट थे, उससे हमको चुनाव करना था कि कौन सा सही स्टेटमेंट है या फिर कौन सा गलत है। 1-2 मैचिंग वाले भी देखे गए थे, लेकिन अभी तक इस स्तर तक यूकेपीएससी अभी भी नहीं पहुंचा है। और ये मतलब अभिकथन कारण का एक और प्रश्न यूपीपीएससी में आता है। इसमें आपको पूरा दक्षिण पश्चिम मानसून का पूरा डायरेक्शन पता होना चाहिए था, कहाँ कहाँ वर्षा करती है और क्या ये सिस्टम होता है पूरा, तभी आप इसमें कर सकते थे। ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऐसे कुछ क्वेश्चन यूकेपीएससी ने पूछे थे जो अप्रैल में पेपर हुआ था 2022 में, उसमें कि एक ही स्टेटमेंट में कुछ स्टेटमेंट होते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में कई स्टेटमेंट होते हैं ABCD, इसमें आपको चुनना होता है कौन सा सही है या फिर कौन सा नहीं सही है। कभी सही है वाला पूछते हैं, कभी नहीं सही वाला पूछते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन अब यूकेपीएससी पूछने लगा है। ये हरियाणा पीसीएस का क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर जाते हैं। ये क्या करते हैं, कोई स्कीम उठाते हैं या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट उठाते हैं, उससे 4-5 स्टेटमेंट बना देते हैं। उससे आपको चूज़ करना पड़ता है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं सही है। ये यूकेपीएससी का पेपर जो अप्रैल 2023 में कंडक्ट हुआ था, इसमें कुछ सुपरफिशियल लेवल क्वेश्चन, मैक्सिमम सुपरफिशियल लेवल क्वेश्चन थे, मतलब सतही क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें प्लेन फैक्ट पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ILO के बारे में पूछा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। राइट टू प्रॉपर्टी किस प्रकार का राइट है, मतलब जिन क्वेश्चन का आंसर हम एक शब्द में दे सकते हैं। जोनल काउंसिल को चेयर कौन करता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है किसके मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर के। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया कौन बने थे। तो ये कुछ फैक्चुअल सवाल आते हैं। कुछ एनालिटिकल भी आए थे उसमें, लेकिन उनकी संख्या बड़ी कम थी। जैसे इसमें हमसे पूछा था NDC के बारे में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में हमसे इसमें पूछा था। तो इसमें कई स्टेटमेंट थे कि इसमें क्या चीफ मिनिस्टर होते हैं, क्या ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये एक साल में 2 बार बैठक करती है। तो इसमें पूरा पता होना चाहिए था हमको NDC के बारे में। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, जैसे कृषि उत्पादों को कौन विनियमित करता है, भारत की कर प्रणाली कैसी है। कुछ क्वेश्चन में हालांकि डिस्प्यूट भी हुआ था, लेकिन आप आराम से जो है 94.01 का कट ऑफ क्लियर कर सकते थे आराम से। SCS के स्टडी मटेरियल से आराम से कर सकते थे। तो सिलेबस अगर आप देखेंगे यूकेपीएससी का, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लिखा रहता है, बहुत वास्ट सिलेबस आपको लगेगा कि कितना भी तैयार कर लें कैसे इतना सब कुछ तैयार होगा। लेकिन जब पेपर बनाने की बात आती है, तो पेपर बनाने में थोड़ा सा यहाँ पे हल्का ही पेपर यूकेपीएससी बनाता है। कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, लेकिन उनकी संख्या पूरे पेपर में 10 से ज़्यादा होती नहीं है। डेली टेंटेटिव स्टडी प्लान के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। डेली 5-6 आवर्स की जो स्टडी है उसके लिए एक अच्छी अप्रोच क्या हो सकती है। अब कुछ लोग जो है सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं, कुछ लोग अपना जो है अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि जैसे यूकेपीएससी सिलेबस ने सिलेबस डिवाइड किया है 6 यूनिट में, उसी हिसाब से हमको इसमें चलना चाहिए। 6 यूनिट की तैयारी करनी है, कुछ भी छोड़ना तो है नहीं, तो उसकी यूनिट वाइज आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप अपना डिवाइड कर सकते हैं, एक दिवस को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 1, 3, 5 और 2, 4, 6। तो सप्ताह के पहले, तीसरे और 5वें दिन आप यूनिट वाइज उसको रख सकते हैं कि सप्ताह के पहले दिन हम पहला यूनिट पढ़ेंगे, तीसरे दिन तीसरा और 5वें दिन 5वां। 2, 4, 6 में इस तरीके से यूनिट आप रख सकते हैं। यूनिट जो छोटा है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप उसका रिवीजन कीजिए हॉलीडे में, यानी संडे जो भी मिलेगा आपको, आप उसमें रिवीजन करिए। रिवीजन टाइम आपका ज़्यादा होना चाहिए, रिवीजन टाइम को 8 आवर्स तक आप ले जाइए, ठीक है। संडे को ज़्यादा यहाँ पर टाइम देना चाहिए आपको रिवीजन का। और एक बात ध्यान रखना है कि यूनिट की स्टडी के साथ आपको पेड क्विज को जरूर लगाते हुए चलना है। पेड क्विज आपको डेली सॉल्व करना है। और जो लोग नए मेंबर्स जुड़े हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, 4,500 हो चुके हैं, तो बैकलॉग क्लियर करिए। पेड क्विज लगाने में आपको डेली 30 से 40 मिनट तो देना ही देना है। तो इस तरीके से आपका होगा कि मतलब 5 आवर स्टडी कर लिया और 30 से 40 मिनट पेड क्विज को सॉल्व किया, इस तरीके से। बाकी जो लोग डिस्कशन ग्रुप में वो अपना डाउट पूछ सकते हैं, कभी भी आप हॉलीडे में डाउट पूछ सकते हैं या फिर किसी भी दिन अपना डाउट पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर करा सकते हैं। यूनिट वाइज आप पढ़ते जाइए, सिलेबस आपका कंप्लीट होता जाएगा, पेड क्विज आप लगाते जाएंगे, सिलेबस रिवाइज भी होता जाएगा एक तरीके से, क्योंकि पूरी पेड क्विज को यूनिट वाइज सिलेबस के टुकड़ों में तोड़कर ही कराया जा रहा है। मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पेड क्विज के बारे में मैं आपको बता रहा था कि सिलेबस वाइज कराई जा रही है, यानी सिलेबस के जितने पॉइंट लिखे हैं उनसे एसोसिएटेड जितने फैक्ट्स निकल सकते हैं उन्हीं को क्विज में पूछा जा रहा है। जैसे अगर आप इसमें देखें, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो 16।
इस तरीके से जो आपको कंटेंट में दिया गया है वही सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्विज में पूछे जा रहे हैं। जैसे चंपा किस नगर की राजधानी थी, मान लीजिए आपने उस क्वेश्चन जो है गलत कर दिया, ठीक है, तो इस पर लिख करके आ जाता है कि ये वाला जो आपने लगाया वो रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग हो गया, इसमें क्रॉस लगा है, ये जो ब्लू टिक है यहाँ पे, ब्लू टिक वाइट मतलब वाइट से टिक है ब्लू बैकग्राउंड में, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो चंपा किसकी राजधानी थी, अंग महाजनपद की राजधानी थी। मैंने मगध लगाया गलती से तो इनकरेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस ये होती रहेगी। नंदवंश हो गया, विदेशी आक्रमण हो गया, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे ईरानियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। हाइडस पीस का ये युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, अलेक्जेंडर पोरस के बीच। तो इस तरीके से आप सही करते हैं तो ये एनिमेशन हो जाता है थोड़ा। अलेक्जेंडर का आक्रमण, हर्यंक वंश, सारे जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में, उससे एसोसिएटेड फैक्ट यहाँ पे कराए जा रहे हैं। सबसे पहला ये जो वंश है ये कहाँ पे, लिच्छवी में। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी लगातार ये आता जा रहा है, अभी प्राचीन भारत से है, फिर मध्यकालीन के भी इसमें फैक्ट होंगे, फिर जो है मॉडर्न हिस्ट्री के भी होंगे, उत्तराखंड हिस्ट्री के भी होंगे। पूरे सिलेबस से एसोसिएटेड ये क्विज आपकी कराई जा रही है। तो क्विज ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इसके सारे क्वेश्चंस आप लोग जरूर सॉल्व करते रहिएगा। नए भी कराए जा रहे हैं। सबसे पहले पुराना बैकलॉग आप क्लियर करिए, डेली 1 घंटा लग के। 30-40 मिनट तो हर हाल में देने ही देने हैं। अगर आप 1 आवर भी दे सकते हैं तो आप इसको जरूर दीजिए। पेड क्विज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। पढ़ाई करने की आपकी अपनी मेथडोलॉजी हो सकती है कि जैसे हम लोग ये नोट्स आपको दे दिया है हमने ऑलरेडी, पूरा सब कुछ चेक करके लेटेस्ट अपडेटेड हिसाब से जो भी दिया हुआ है पॉइंट, उसका पूरा नोट्स यहाँ पर आपके सामने है। आप इसको चाहे तो प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं। कुछ लोग जो है नोट्स में हाईलाइट करके सॉफ्ट कॉपी में पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने नोट्स बनाते हैं, ठीक है। नोट्स बनाना एक अच्छी हैबिट है। नोट्स आपको चीज़ें रिमेंबर करने में हेल्प करता है। नोट मेकिंग एक अच्छी हैबिट है। और वैसे अभी इतना टाइम नहीं कि पूरा आप नोट्स बना के याद करें, लेकिन आप चाहें तो कुछ कुछ नोट्स अपने शॉर्ट बना सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट अपने आप में नोट्स फॉर्म में ही होता है। उसमें सारी जानकारी बहुत ब्रीफ में लिखने की कोशिश की जाती है, जिससे प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपकी तैयारी हो सके अच्छे से। आप जो है कम टाइम में या फिर जो है एक अच्छी रेलिवेंट और प्रोडक्टिव स्टडी कर पाएँ। कम पेजेस पढ़ के आपको ज़्यादा आउटपुट मिले। क्वेश्चंस का प्रीलिम्स एग्जाम में पूरी तैयारी रहती है, पूरी कोशिश रहती है, लेकिन फिर भी आप चाहें हमारे नोट्स में से भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे कुछ लिख के दिया है, चाहे वो करंट का मैटर हो, चाहे स्टैटिक का हो, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हो, उसका आप छोटा छोटा आप जो है डायग्राम वाला नोट्स इस तरीके से चाहें तो बना सकते हैं। ये बड़ा हेल्प करता है आपको चीज़ों को रिमेंबर करने में, और जो आप लिखते हैं वो अच्छे तरीके से रिकॉल भी हो जाता है, ठीक है। जैसे चंद्रयान का एग्जाम्पल है, चंद्रयान के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर एक छोटे से डायग्राम में इसको समाहित करने का प्रयास किया है। जितनी भी डिटेल है ज़रूरी, ये हमने इसको एक छोटे से डायग्राम में लेके आने का प्रयास किया है। आप भी अगर वर्ल्ड बैंक पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड का भूगोल पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर उत्तराखंड की नदियाँ पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से का छोटा छोटा डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे नोट से ही मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स में बस ये ध्यान रखिए कि नोट आपके बहुत शॉर्ट होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े नोट्स नहीं होने चाहिए। पूरी पुस्तिका नहीं लिखनी है, पुस्तिका तो ऑलरेडी हमने दे दी है आपको, ठीक है। आपको नोट्स को शॉर्ट रखना है, रेलिवेंट रखना है। और ये चंद्रयान वाला मैंने एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यूकेपीएससी में इससे ज़रूर कुछ ना कुछ पूछेंगे। किसी भी स्टेट पीसेस में सिलेक्शन लेने के लिए हार्डवर्क, कड़ी मेहनत, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक अच्छे कंटेंट की ज़रूरत होती है। तो कंटेंट तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आपको ग्रुप ज्वाइन करते ही प्रोवाइड करा दिया। लगातार प्रैक्टिस के लिए क्विज अपलोड हो रही है, बीच बीच में हमारा गाइडेंस मिलता रहेगा। लेकिन जो बातें मतलब ध्यान रखना आवश्यक है, जो इनहेरेंट होनी चाहिए, स्व अध्ययन की प्रैक्टिस आपको अच्छी होनी चाहिए। हमेशा जो है क्लासरूम कोर्स से पीसीएस नहीं निकाल सकते हैं। गाइडेंस बिल्कुल क्लासरूम से मिलेगी आपको, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मिलेगी, लेकिन स्व अध्ययन तो आपको करना पड़ेगा। हमने आपको नोट्स दे दिया है, बेस्ट नोट्स दिए हैं, सिलेक्शन वाले नोट्स दिए हैं। हमने सभी पॉइंट्स के सारे जरूरी फैक्ट को कंपाइल करते हुए नोट्स दिए, लेकिन जब तक आप उनका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको उपादेयता नहीं देगा। ये नोट्स आपका एग्जाम नहीं क्लियर करा सकता। नोट्स एग्जाम क्लियर कराएंगे बशर्ते आप उसका अध्ययन करें। तो आपको नोट्स पढ़ते समय ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। आपके मन में डाउट अगर उपजते हैं तो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, उसीलिए डिस्कशन ग्रुप दिया गया था। मानसिक जुगाली शब्द जो है ये बहुत मतलब अच्छा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अप्रोप्रिएट बैठता है। आपको मानसिक जुगाली करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ पर जो तीन चीज़ें हर यूनिट में दी हैं कि इतिहास जो है, भारत का इतिहास पहले है, फिर आपका उत्तराखंड का इतिहास है, ठीक है। भूगोल है तो वैश्विक भूगोल भी है, भारत का भूगोल भी है, उत्तराखंड का भूगोल भी है। तो इसमें क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उत्तराखंड के भूगोल की क्या ऐसे एस्पेक्ट हैं जो कि भारत के भूगोल से मैच खाते हैं या फिर मैच नहीं खाते हैं, ज्योग्राफिकल सेटिंग क्या है, विशेष राज्य का दर्जा जो है क्यों मिला हुआ है उत्तराखंड को,
ठीक है। और जितनी भी स्कीमें चलती हैं उसमें उत्तराखंड के साथ जो है किस प्रकार से साझेदारी करती है केंद्र सरकार, कौन कौन सी ऐसी स्कीम है उत्तराखंड की जो कि राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली स्कीम से मेल खाती हैं, कौन सी नहीं मेल खाती हैं, इस बार के बजट में किन चीज़ों पर सरकार ने फोकस किया है, मेजर जो सनराइज इंडस्ट्री कौन कौन से उत्तराखंड में पनप रहे हैं, सब आपको देखना पड़ेगा। मिलेगा सब आपको नोट्स में, लेकिन आपको अच्छे तरीके से मस्तिष्क में उतारने के लिए मानसिक जुगाली भी करनी पड़ेगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको मेंस में काफ़ी हेल्प करती है। समय का महत्व आपको पहचानते हुए चल रहा है। मैं समय के महत्व पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अभी लोग जो है रह जाते हैं कि इधर का यूट्यूब चैनल देख लें, कोई अपडेट आ रहा हो, कोई मुझे ये बता दे एग्जाम डेट कब है। मान लीजिए आपको बता दिया गया कि एग्जाम डेट फलां तारीख को है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आपको तो सिलेबस तैयार करना ही करना है। एग्जाम से पहले आपको सिलेबस की तैयारी इस तरीके से करनी है कि कट ऑफ निकाला जा सके, फिर मेंस लिख सकें। यही तो उद्देश्य है ना चयनित होने वाले अभ्यर्थी का। जो अभ्यर्थी चयनित होंगे वो लगातार पढ़ रहे हैं, वो अपना हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं उत्तराखंड की, जो है ज्योग्राफी तैयार कर रहे हैं उत्तराखंड की, इंडिया की, वो सारे जो इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमी के फीचर्स दिए हुए हैं, लाइफ साइंस, वो सब अपना सिलेबस के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। और अगर आप पेड ग्रुप में आ चुके हैं तो आपको अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है कि इधर किताब से नहीं देखना है, उधर इंटरनेट से कुछ सर्च नहीं करना है। सब कुछ आपको थाली में लेकर के परोस के दे दिया गया है यूनिट वाइज। ये पूरा कंटेंट है, सिलेबस के हिसाब से ये सारे पॉइंट तैयार करने हैं। उन पॉइंट्स को तैयार करने में आप अपनी मेहनत कीजिए, अब लगातार रिवीजन कीजिए और क्विज से प्रैक्टिस करिए, क्विज वाले ग्रुप से। तो इस तरीके से जो है इन सभी चीज़ों का समावेश करके अभ्यर्थी जो है अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। पूरा आपको गाइडेंस दे दिया गया है, पूरा आपको अस्त्र शस्त्रों से लेस कर दिया है। युद्ध आपको लड़ना है वहाँ पर, और कैसे जीतेंगे आप, ये आपकी मतलब निष्ठा पर निर्भर करेगा, आपकी मतलब कह सकते हैं उत्कंठा पर, कितना आप जो है उससे एसोसिएट करते हैं खुद को। इन बातों से आपको बचना चाहिए। आगे किसी भी बुक लिस्ट को देख रहे हैं आप जरूर अपनी मतलब उत्सुकता के लिए, लेकिन बुक लिस्ट कलेक्टर ना बने। कुछ लोग कहते हैं कि फला बुक लिस्ट बता दीजिए, इसके लिए बुक लिस्ट, उसके लिए बुक लिस्ट। जो है यूनिट का सिलेबस है, पहली बात तो कोई ऐसी बुक्स नहीं हो सकती, कोई ऐसी बुक लिस्ट नहीं हो सकती है। अगर होगी तो बहुत ज़्यादा बुक की संख्या पहुँच जाएगी। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मतलब पॉलिटिक्स बुक्स में नहीं है, वो आपको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। मगर वो करना नहीं है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप मेंबर को करना ही नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ कंपाइल करके दे दिया नोट्स में। अगर आप बुक लिस्ट कलेक्टर बनने जाएंगे तो बहुत यहाँ पे समस्या हो जाएगी। हर एक यूनिट के लिए जो है 4-4, 5-5 किताबें हो सकती हैं और उनको तैयार नहीं किया जा सकता इतने कम समय में, ठीक है। तो बुक लिस्ट किसी से ना पूछिए, ना बुक लिस्ट को फॉलो करने की इच्छा रखिए। जो यहाँ पे दिया गया है वो सफिशिएंट है। आपको PhD नहीं करना है, ठीक है। आपको कट ऑफ निकालना है जिससे आप मेंस लिख सकें। मेंस का फिर अलग से पूरा हिसाब किताब है, वो आपको अलग से बताया जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा। लेकिन बुक लिस्ट मेकर यहाँ पर ना बनिए। अगर आप कुछ बुक्स फॉलो कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुक लिस्ट यहाँ पे मत खोजिए। यहाँ पर आप जो सिलेबस में हमने जो पॉइंट्स दिए हैं आपको तैयार करने के लिए, आप उनको तैयार करने पर फोकस करिए। किसी भी तरीके के फालतू लाइव क्लासेस से आप बचें। कोई भी कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहा है एक तरीके से वो बिल्कुल टाइम वेस्ट है। लाइव क्लास एक अच्छा मेथड है ही नहीं कुल मिला करके स्टेट पीसीएस के किसी भी सिलेबस के पॉइंट को कवर करने के लिए। मैं केवल यूकेपीएससी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यूपीपीसीएस की बात कर रहा हूँ। किसी भी स्टेट पीसीएस का सिलेबस लाइव क्लासेस के थ्रू कवर नहीं हो सकता। ये एक नॉन प्रोडक्टिव मेथड है। किसी स्कूल का सिलेबस इससे कराया जा सकता होगा, कोई डिस्कशन किया जा सकता होगा, डिबेट की जा सकती होगी लाइव क्लासेस में। सिलेबस नहीं कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। और अगर वो हुआ भी तो वो प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। हजार घंटे के वीडियो आप लाइव क्लासेस में ना कलेक्ट कर पाएंगे, ना उसको रिकॉल कर पाएंगे, ना ही दोहरा पाएंगे। लाइव क्लासेस से बचिए कुल मिला करके। लाइव क्लास स्टेट पीसीएस का सिलेबस तैयार करने लायक एक अच्छा मेथड नहीं साबित हुआ है और ना आगे हो पाएगा। कट ऑफ निकालने के लिए जितना जरूरी है हमने दिया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस कभी नहीं क्लेम करता है कि जितना 150 प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे जो है आप कर ले जाएंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा और ना ही करना है आपको। कट ऑफ कितने से बनेगा? कट ऑफ 94.01 समथिंग गया था, कुछ पोस्ट के लिए 100 गया था, लेकिन आप जो है यकीन मानिए इससे भी अधिक करके आएंगे। 150 ना करना है, ना आयोग करने देगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो डिस्प्यूटेड ही निकल जाते हैं। हर बार 2022 वाले में भी निकले थे। तो आप ये समझिए कि कट ऑफ निकालने के लिए जो है जितना ज़रूरी है वो हमने दिया है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको मिस हो जाए, लेकिन आप कट ऑफ नहीं मिस करेंगे। अब स्टूडेंट्स अपने डाउट कहाँ पूछते हैं मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूँ। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है, आपको डिस्कशन ग्रुप से जोड़ा गया होगा, वहीं पर डिस्कशन ग्रुप में ही आपको अपने डाउट पूछने हैं। डिस्कशन ग्रुप का मतलब होता है कि आपको उसमें ऐड किया गया होगा। उसमें कुछ SCS की ऑफिशियल टीम के कुछ मतलब एक्सपर्ट वहाँ पे मौजूद हैं एडमिन के फॉर्म में। तो एक्सपर्ट्स वहाँ पे मौजूद हैं, आप वहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं और एक्सपर्ट्स आपको जवाब देते हैं। एडमिन मतलब पूरा पैनल होता है 5-6 लोगों का।
किसी न किसी एडमिन के द्वारा आपको जवाब मिल जाता है। दिन के समय में अगर आप पूछेंगे तो विदिन 5 to 10 मिनट्स आपको पूरा डाउट सॉल्व करके वहाँ पर बताया जाता है। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपको मैप में जोग्राफिकल फीचर नहीं समझ में आ रहा, कोई डेफिनेशन में कोई वर्ड कंफ्यूज कर रहा है, कोई आपको डेट कंफ्यूज कर रही है मॉडर्न हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में, ठीक है, कोई क्रोनोलॉजी कंफ्यूज कर रही है आपको, तो आप वहाँ पर एडमिन से डिस्कस कर सकते हैं। आपके पूरे डाउट वहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। जिन लोगों ने ओनली स्टडी मटेरियल लिया है यूकेपीएससी का या फिर ओनली टेस्ट सीरीज ली है, यानी कि कुल मिलाकर आपने डिस्कशन ग्रुप नहीं लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है सिलेबस से एसोसिएटेड, हमारे कंटेंट से एसोसिएटेड, तो आप 7838692618 ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज भेजिएगा। यहाँ पर इस पर आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप में, और विदिन 24 आवर आपको यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। हालांकि ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आप केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से ही बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्रुप अब से शुरू हो जाएगा। वीडियो नंबर 2 देख लीजिए, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें। ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें बताने के लिए, यूनिट वाइज सिलेबस दे दिया गया है, लेकिन एक बार फिर भी उसे देख लीजिए। पीडीएफ कैसे ओपन करते हैं, उसमें टेलीग्राम के बेसिक फीचर्स क्या क्या होते हैं, पीडीएफ सर्च कैसे करते हैं और पीडीएफ प्रिंट कैसे कर सकते हैं, वीडियो नंबर 2 में बताया गया है।